मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत की विदेशी संबंध। जहां हमने पढ़ा था कि पंचशील के बारे में पढ़ा था, गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था, विदेशी नीति होती क्या, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत और पाकिस्तान में युद्ध। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि 1947 में जो युद्ध हुए थे और इसके साथ साथ 1965 में जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अब हम देखने वाले हैं 1971 में जो तीसरा युद्ध देखने को मिला था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उनकी बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, हालांकि ये भारत की लड़ाई नहीं थी, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई थी। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी। तो आपको पता है भारत जिन जिन लोगों ने भारत से मदद मांगी है, भारत हमेशा सपोर्ट किया है। तो उसने भी, भारत ने सपोर्ट किया उस टाइम पे भी, और खुद मतलब लड़ाई लड़ना शुरू किया और आगे चल के उस तरीके से बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। अब यहाँ पे हम समझने वाली पूरी की पूरी स्टोरी है क्या। देखिए, बात यह है कि जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे भारत के साथ साथ पाकिस्तान पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था। तो आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन हो गया। भारत जो है, भारत को हिंदुस्तान कहा गया और पाकिस्तान उसमें से निकला, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो उस टाइम पे मुस्लिम जनसंख्या दो जगहों पे सबसे ज्यादा थी, एक पूरब में और एक पश्चिम में। पूरब में जो थी उसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, पश्चिम में जो थी उसको हम पश्चिमी पाकिस्तान, जो एक्चुअल में आज के टाइम पे पाकिस्तान है, वो कहा जाता था, ठीक है। आगे चल के जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान पे ज्यादा जोर दबाव डालता था, और इस तरीके से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। पूर्वी पाकिस्तान ने हमेशा से विरोध किया था पश्चिमी पाकिस्तान का, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान काफी डिस्टेंस था इन दोनों के बीच। लेकिन फिर भी जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो अपना पूरा का पूरा जो रोब है वो पूर्वी पाकिस्तान पे दिखाता था, जिसकी वजह से वहां की जनता वहां से असंतुष्ट थी। आगे चल के आगे चल के पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के लिए विद्रोह होने लगे, ठीक है। और फिर जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान पे पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए, अटैक करने के लिए, उस टाइम के नेता थे वहां के याहिया खान, ठीक है। और फिर उन्होंने सैनिक कार्यवाही की। जब पूर्वी पाकिस्तान वालों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया तो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना है उनको रोकने के लिए हमेशा तत्पर थी। और फिर आगे चल के क्या होता है, आगे चल के ये विद्रोह बन जाता है और फिर उस टाइम पे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत में आने लगते हैं शरणार्थी के तौर पर। और फिर उस टाइम पे बांग्लादेश के जो नेता थे उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें आजाद कराइए, ठीक है, मदद मांगी। और फिर भारत उसमें इन्वॉल्व हुआ। इन्वॉल्व होने के बाद टक्कर ऐसी थी कि मतलब ये मान लीजिए कि लग रहा था तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना भी आ गया था, साथ ही साथ अमेरिका भी आ गया था। और भारत ने उस टाइम पे मदद मांगी थी सोवियत संघ से, यानी कि रूस से। सोवियत संघ ने उस टाइम पे मदद की और इस तरीके से सबको लग रहा था तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, बट तृतीय विश्व युद्ध हुआ नहीं। और उस टाइम पे जितने भी देश थे शांत हो गए, लेकिन पाकिस्तान को हरा दिया गया उस टाइम पे। और पाकिस्तानी सेना लमसम 90,000 सेनाओं ने सरेंडर किया और इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई है वही सारी थ्योरी वाले में है, एक लाइन से हम पढ़ते जाते हैं, चीजों को समझते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जनता ने याहिया खान की तानाशाही के विरुद्ध स्वतंत्रता का आंदोलन आरंभ कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैं आपको एक इमेज भी दिखा देता हूं यहाँ पे, ताकि चीजें आपको क्लियर हो। तो देखिए, इसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, बांग्लादेश का जो हिस्सा है इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। इस वाले को पीछे जो है इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इनका सबसे ज्यादा रोब इस पे था, क्योंकि ये इस पे पूरा कंट्रोल करना चाहते थे। जिस टाइम पे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों बना हुआ था। बट ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे और पूरा मैटर इसी के ऊपर ही था, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे और पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है
कि याहिया खान ने आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। भारत ने बांग्लादेश मुक्त संघर्ष में उसका साथ दिया, यानी कि इस आंदोलन को बांग्लादेश मुक्त संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। लमसम 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आए थे, यानी कि बांग्लादेश से भारत में आ गए थे, क्योंकि वहां पे विद्रोह हो रहा था। आगे इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था पर काफी बोझ पड़ा। भारत ने विश्व के देशों से अपील की, जब तक बांग्लादेश की समस्या का संकट का हल नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ना दी जाए। भारत ने रिक्वेस्ट किया सभी देशों से कि पाकिस्तान को किसी प्रकार का आर्थिक सहायता ना दिया जाए, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अपना रोब दिखा रहा है पूर्वी पाकिस्तान में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोवियत संघ और अन्य अनेक देशों ने भारत के साथ सहानुभूति प्रकट की, परंतु चीन और अमेरिका जैसे महान शक्तियों ने बांग्लादेश के प्रश्न को पाकिस्तान का घरेलू मामला बताकर उसे आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता दे दिया। यानी कि यहाँ पे चीन और अमेरिका ने कहा कि ये जो मैटर चल रहा है ये पाकिस्तान का अपना मैटर है, इसमें हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बट भारत इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से हम इनको आर्थिक सहायता देंगे। किसको? पाकिस्तान को। ठीक है। आगे पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर आक्रमण किया और इस युद्ध को भारत इस युद्ध को डटकर सामना किया, यानी कि मुकाबला किया और विजयी भी हुआ। ठीक है। पाकिस्तान के लगभग 90,000 जो सेना थे, यहाँ पे 9 लाख लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 90,000, ठीक है, 90,000 सेनाओं ने क्या किया? सरेंडर किया था। और भारतीय सेनाओं मतलब सरेंडर किया था, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है। इन्होंने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से इन्होंने अपने हथियारों को डाल दिया था और भारतीय सेना ने उनके हथियारों पर, उनके तोपों पर, हर चीजों पर कब्जा कर लिया था। और इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। तो ये था पूरा मैटर। अब हम बात करते हैं कारगिल युद्ध 1999 की। तो कारगिल युद्ध, जिसमें ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुई सशस्त्र विद्रोह को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि होता क्या है कि जो जैसे कारगिल जो युद्ध है, कारगिल इस जगह पे है, मतलब एक तरीके से मान लो कि पहाड़ी इलाका है, वहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है। तो होता यूं है कि जैसे जिस टाइम पे बर्फबारी ज्यादा होती है उस टाइम पे दोनों देशों ने कहा था कि हम अपना हमारा बॉर्डर तो है ही, तो हम क्या करेंगे, जिस टाइम पे ज्यादा बर्फबारी होगी उस टाइम पे हम अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। ठीक है। और क्योंकि हमें एक दूसरे के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि ये है ना जिंदगी मौत की सवाल वाली बात है एक तरीके से, इतने बर्फ में और लड़ने की क्या जरूरत है। तो जिस टाइम पे बर्फबारी ज्यादा होती है उस टाइम पे हम अपनी सेना को वापस बुला लेंगे और आप अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। लेकिन आगे चल के क्या होता है, भारत अपनी सेना को बुला लेता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसी चीज का फायदा उठा के अपनी सेना को ना बुलाया बल्कि और अंदर घुसने की अनुमति दे दी और इस तरीके से वो और भी भारत के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए। उस टाइम पे जब भारत को ये बात पता लगी कि पाकिस्तानियों ने विरोध कर मतलब ये चीज कर दिया है, तो उस टाइम पे ऑपरेशन विजय चलाया गया और 2 महीने के प्रोसेस में, मतलब 60 दिनों के प्रोसेस में कारगिल में घुस के उन सारे आतंकवादियों को मारा गया और उनको पीछे खदेड़ा गया। तो इसी को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये सारा चीज हो गया तो 1999 में ही एक शांति समझौता हुआ था। किसके बीच में हुआ था? 1999 में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच एक लाहौर समझौता किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ ने इन चीजों पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने मतलब बहुत सारी सुधार की, जैसे लाहौर से इंडिया तक मतलब एक बस भी चलाने की उन्होंने अनुमति दी थी। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हुई थी शांति समझौते में और इसी को कारगिल के युद्ध से जाना जाता है और ये सारा मैटर था। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो लेंदी बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जब भी आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएं तो इन युद्धों के बारे में हल्का सा जिक्र करें, मतलब 4 लाइन 5 लाइन में जिक्र कर दें। लेकिन जब भी एक पार्टिकुलर युद्ध के बारे में पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है। जो कि आपके सामने है, चीजों को पूरा डिटेलिंग करके आपको पढ़ाया जाता है, तो वो इसी वजह से ठीक है अच्छे नंबर आएंगे आपके।
आगे हम बात करते हैं ताशकंद समझौता। अब हम समझौते की बात करने वाले हैं। जो हमारे युद्ध थे पाकिस्तान के साथ वो हमने पढ़ लिया, अब हम समझौते की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के साथ, आगे चल के 1966 में एक समझौता हुआ जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। और हुआ क्या था, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया था और भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। अब ताशकंद समझौते में यही बात की गई थी कि जो भी देश है जितना भी कब्जा किया है वो वापस कर देगा, यानी कि अपने अपने स्थिति में वापस आ जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे आ जाएंगे, ठीक है। और इसी को ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ताशकंद समझौता 1996 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। कैसे हैं जी, समझते हैं। दोनों पक्षों का प्रयास रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों में मधुर संबंध बनेंगे, यानी कि भारत और पाकिस्तान में मधुर संबंध बने रहेंगे। साथ ही साथ दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दोनों की सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाए जहां पे 5 अगस्त 1965 से पहले थी। मतलब क्या है, एक तरीके से ये कहा गया कि 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया कि जो भी देश जहां पे पहले था ना वहीं पे वापस पहुंच जाए, ठीक है। जितना भी युद्धों में आपने कब्जा किया है उस कब्जे को वापस कर दिया जाए, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, उन चीजों को वापस कर दो और आ जाओ अपने अपने जगह पे, वैसे जैसे पहले थे वैसे दोबारा आ जाओ। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विषयों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे, यानी कि ना भारत में पाकिस्तान के विरुद्ध कोई प्रचार होगा, ना तो पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध कोई प्रचार होगा। तो ये है ताशकंद मैटर। आगे हम समझते हैं शिमला समझौता। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके लिए ताशकंद समझौता किया गया, ऐसे ही 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके लिए 1972 में एक समझौता किया गया जिसको कहते हैं शिमला समझौता। तो जून 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन शासक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में जो समझौता किया गया था इसी को शिमला समझौता कहा जाता है। यहाँ पे डेट भी याद करके रखिएगा। और शिमला समझौता, ताशकंद समझौता हमने चौथे चैप्टर में ही पढ़ा था, सत्ता के नए केंद्रों में भी, ठीक है। आगे समझते हैं इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी। तो प्रमुख शर्तें जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किया है चीजों पर। तो दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प लेंगे। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए, एक तरीके से कहा जाए कि दोनों देश एक दूसरे के लिए मतलब शांति बना के रखेंगे। साथ ही साथ कोई भी बात होगी तो वो द्विपक्षीय होगी। जो भी भारत करेगा वो पाकिस्तान को भी उसमें इंक्लूड करके करेगा और जो पाकिस्तान करेगा भारत को इंक्लूड करके करेगा, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध में कोई बातें नहीं होंगी। आगे दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक समानता का सम्मान करेंगे। इसके अलावा दोनों देश द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप देखते हो ना, भारत विरोधी गतिविधियां पाकिस्तान में होती रहती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से भारतीय भी थोड़ा सा उत्साहित मतलब उत्तेजित हो जाते हैं और पाकिस्तान के लिए भद्दे कमेंट करने लगते हैं। तो इस तरीके से कोई भी प्रचार नहीं करेगा, ना तो पाकिस्तान करेगा भारत के लिए, ना तो भारत करेगा पाकिस्तान के लिए। आगे दोनों देश परस्पर सामान्य संबंध बनाकर स्थापित करेंगे, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि दोनों जो देश हैं एक तरीके से सामान्य संबंध बनाओ जिससे ना पाकिस्तान को दिक्कत हो ना तो भारत को दिक्कत हो। तो इस तरीके से जो चीज की गई थी वो शिमला समझौता में कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। लिखा है कि एंफ्रो एशियाई एकता, इसका मतलब क्या है कि एशिया जो है वो अफ्रीका के साथ संबंध स्थापित कर रही थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो देश थे वो भी आजाद हो रहे थे और प्रयत्न भी कर रहे थे। तो भारत जब आजाद हो गया तो बहुत सारे देश जो आजाद नहीं हुए थे उनको भी आजाद कराने के लिए बहुत सारे कार्य किया था, जैसे इंडोनेशिया को, ठीक है। क्योंकि भारत हमेशा ये चाहता था कि किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश पर कब्जा ना रहे, कोई भी देश स्वतंत्र होकर अपने नीति का निर्धारण करे, और इसी वजह से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। तो देखिए क्या लिखा है, भारत की आजादी के समय विश्व में अन्य कई देश आजाद हुए थे जो कि भारत की तरह गरीब थे, ठीक है,
और इसके अलावा बात करें तो ऐसे में नेहरू जी ने अफ्रीका और एशिया की एकता को बढ़ाने का प्रयास किया था। 1947 में नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने एशियाई सम्मेलन आयोजित किया और साथ ही साथ 1949 में इंडोनेशिया की आज़ादी को लेकर कई सारे सम्मेलन में भी भारत ने भाग लिया और बार बार प्रयत्न किया कि सभी जो छोटे छोटे देश है जिसपे दूसरे देश का कब्जा है वो भी आजाद हो जाए। आगे, भारत जो है हमेशा औपनिवेशीकरण का विरोध किया है। इसका मतलब यह है कि जो भी देश दूसरे देश पे कब्जा करके रखते हैं उसका भारत ने हमेशा विरोध किया है। भारत ने कहा है जी कोई भी देश उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, आप उसको शोषण नहीं कर सकते हो। यानी कि माना कि भारत का शोषण हुआ था, बट हम ये नहीं चाहते कि किसी हमारी तरह किसी और देशों का शोषण हो, तो इसी वजह से भारत ने हमेशा प्रयत्न किया है। आगे, भारत ने खासकर दक्षिण अफ्रीका में रंगों का विरोध किया है। जो काले गोरे का जो भेदभाव चल रहा था ना, उसके खिलाफ भी भारत ने प्रयत्न किया है। और इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एनफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में आयोजन किया गया था और इसी टाइम पे गुट निरपेक्षता का जो नींव है वो रखा गया था। यानी कि गुट निरपेक्षता को अपनाने की बात कही गई थी। और सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो बांडुंग में हुआ था। इस चीज को याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 1955 में इस चीज को किया गया था और आगे चल के बेलग्रेड में 1951 में इस चीज को शुरुआत कर दिया गया था, गुट निरपेक्षता को शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीन और भारत के क्या क्या संबंध हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पंचशील संबंध। देखिए, स्टार्टिंग में भारत और चीन के संबंध बहुत ही अच्छे थे। पंचशील समझौता जब हुआ था तो उस टाइम पे काफी बेहतरीन, मतलब एक तरीके से कह लो कि संबंध स्थापित हो गया था। चीनी हिंदू भाई भाई के नारे लग रहे थे उस टाइम पे। बट आगे चल के कुछ ऐसी चीजें हुई भारत और चीन के बीच में जो कि एक युद्ध का रूप धारण कर ली और 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हो चुका था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि पंचशील जैसे कि हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा है। तो देखिए लिखा है कि पंचशील के सिद्धांत अप्रैल 1954 में भारत और चीन के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए थे जिनको सामूहिक रूप से पंचशील कहा जाता था। इस 5 सिद्धांतों को भारत और चीन ने परस्पर संबंधों को नियमित करने के विषय में स्वीकार किया था। यानी कि अगर कहा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री ने मिलकर एक व्यापारिक समझौता किया था जिसको पंचशील के नाम से जाना जाता था और इसमें 5 बातों पर सहमति की गई थी। कौन कौन सी बातें थी, इस चीज को हम समझते हैं। तो ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं, जैसे परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, यानी कि आपस में परस्पर क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना, यानी कि एक देश दूसरे देश की सम्मान करेगा। दूसरा, परस्पर आक्रमण ना करना, यानी कि युद्ध ना करना। परस्पर आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप मत कीजिए। आगे, समानता तथा परस्पर लाभ, एक देश दूसरे देश में सम्मान व्यवहार करके रखेगा तथा परस्पर लाभ होगा। कोई भी ऐसी चीज जिसमें दोनों देश का प्रॉफिट हो, वो सारी बातें होंगी। यानी कि द्विपक्षीय मामला एक तरीके से समझ सकते हो। कोई भी बात होगी तो द्विपक्षीय, यानी कि दोनों देशों का फायदा उसमें होना चाहिए। आगे, शांति में सहअस्तित्व का मतलब क्या होता है कि भारत खुद भी शांति से रहेगा और पाकिस्तान को भी रहने देगा तथा भारत खुद भी शांति से रहेगा और चीन को रहने देगा और चीन खुद भी शांति से रहेगा और भारत को भी रहने देगा। यानी कि दोनों देश शांति बना के रखेंगे और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और इस तरीके से जगह जगह पे पत्थरों पे पंचशील जो प्रिंसिपल्स है वो चीजों को लिखवाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से उस टाइम पे नारे लग रहे थे, इस टाइम पे पोस्टर बनाए जा रहे थे। काफी चीज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन आगे चल के पाकिस्तान जो चीन ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिसकी वजह से युद्ध हुआ 1962 में। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी हरकतें चीन ने की थी। तो इस चीज को देखिए। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो अगला टॉपिक अपना 1962 में भारत चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में है। तो आप सबको पता है 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। अब हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि आखिर ये युद्ध हुआ क्या था। सबसे पहली चीज कि चीन ने अचानक से हमला किया था भारत के ऊपर, भारत को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। दूसरी चीज ये कि भारत को लग ही नहीं रहा था कि चीन के साथ युद्ध हो सकता है, क्योंकि भारत ये जानता था कि हमारे बीच में पंचशील योजना है और कहीं ना कहीं समझौता हमारे बीच में हुआ तो युद्ध की संभावना कम है। बट अचानक से जब चीन ने हमला कर दिया तो उस टाइम पे भारत को भी अपना एक्शन लेना पड़ा। बट इसमें क्या हुआ कि भारत युद्ध हार गया था।
ठीक है। और कहीं ना कहीं भारत ये चीज स्वीकारता है कि चलो युद्ध तो हार गए, लेकिन नेक्स्ट बार जब कभी भी युद्ध होगा ना तुमसे, तो हम हर एक चीज का बदला लेंगे। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि आखिर ये युद्ध हुआ क्या था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मैप में समझाना चाहता हूँ कि जैसा कि आप ये देख सकते हो ना, इसे कहते हैं अक्साई चीन। तो जो चीन है, चीन इस पे कब्जा कर लिया था, और ये जो तिब्बत वाला इलाका था, इसको तो चीन अपना आधिपत्य तो कर ही लिया था। और कहीं ना कहीं जो तिब्बत का जो मैटर है वो भी 1962 के युद्ध का कारण बना था। ठीक है, उस चीज को भी समझेंगे। बाकी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस वाले इलाके को अपने मैप में प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ इंडिया ये पूरे को अपने मैप में दिखाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर बात क्या हुई थी। तो समझते हैं, चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है उत्तरी सीमा है, इस पे इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, आगे समझते हैं। इस अचानक हमले के कारण भारतीय फौज जब तक संभली तब तक चीन ने सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया। सैनिक चौकी किसको कहते हैं? जहां पे जो सेनाएं हैं वहां पे रहा करती थी। ठीक है, उन पे कब्जा कर लिया। ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत के कहने पर तेजी से सैन्य सामग्री भेजी। मतलब जो भारत है, भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका से सहायता मांगी, तो उसने बहुत ही तेजी से जो सैनिक सहायता है वो उसने भेजी। आगे, चीन ने अचानक 21 नवंबर 1962 को एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मतलब चीन ने कह दिया कि अब हमें लड़ाई नहीं करना है। मतलब क्या है कि चीन ने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद कह रहा है हमें लड़ाई नहीं करना है। आगे, चीन से हारकर भारत की, खास तौर नेहरू जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि पंचशील जो समझौता हुआ था वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू के बीच में ही हुआ था, बट भारत को लग नहीं रहा था कि जो चीन है इस तरीके की चीजें करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये युद्ध है ना, ये युद्ध तभी समाप्त हुआ जब चीन और भारत के बीच में बात हुआ था। बट जो बात हुई थी उस चीज को, जब बैठक हुई उस टाइम पे तो उसने, चीन ने मान लिया, लेकिन आगे चल के स्वीकारने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, और इसी की वजह से आज जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका आज चीन में है। ठीक है, और चीन अपने में प्रदर्शित करता है, और इसी को हम कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। आगे समझते हैं आखिर तिब्बत मामला है क्या। तो तिब्बत मामला समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि भारत चीन के बीच युद्ध का एक कारण तिब्बत समस्या भी थी। सन 1914 में इन दोनों देशों के बीच सीमा निर्माण करने के लिए शिमला में एक समझौता हुआ था, जिसको एक शिमला संधि के नाम से कहते हैं। मतलब क्या है कि भारत और चीन ने क्या किया, एक मीटिंग किया था 1914 में किया था, जिसे शिमला संधि के नाम से जाना जाता है। बेसिकली बात यहाँ पे ये हुई थी कि आप अपना सीमा निर्धारण कर दो, जहां पे ना हम कब्जा करेंगे, ना जहां से आप भी ऊपर नहीं जाओगे। तो उस टाइम पे जो चीन है, चीन को तो सब चीज समझ में आ रहा था। चीन ने कहा कि बहुत ही बढ़िया, मैं अपने इसी सीमा तक रहूंगा। ठीक है, लेकिन आगे चल के चीन ने अपनी अपनी बातों पर ना रह के उसने अपनी मर्जी की। ठीक है, और इसी की वजह से ये युद्ध देखने को मिला था। तो जो संधि हुई थी उसमें क्या निर्णय हुआ था? तिब्बत पर चीन का अधिपत्य रहेगा। ये जो तिब्बत है ना, उस पर चीन का अधिपत्य रहेगा, परंतु बाह्य तिब्बत को अपने कार्य में पूरी आजादी रहेगी। मतलब तिब्बत अपने अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा चीन का। लेकिन अधिपत्य किसका रहेगा? चीन का रहेगा। आएगा किसके अंदर? चीन के अंदर रहेगा। ठीक है, चीन तिब्बत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, चीन कभी भी तिब्बत को अपने राज्य का प्रांत घोषित नहीं करेगा। यहाँ तक कि चीन ने यह भी कहा था कि मैं कभी भी तिब्बत को अपने में नहीं मिलाऊंगा। आगे, तिब्बत और भारत, क्योंकि अगर अगर देखा जाए तो भारत के करीब तिब्बत ही था, तो तिब्बत और भारत के जो संबंध है काफी अच्छे संबंध बन चुके थे, और इसी की वजह से जो चाइना था, चाइना मतलब भारत और तिब्बत से एक तरीके से ईर्ष्या करने लगा था। आगे क्या होता है, चीन ने 7 अक्टूबर 1950 को तिब्बत में अपने सैनिक भेज दिया। यानी कि चाइना ने क्या किया, यहाँ पे सेना भेज दी। आगे, चीनियों ने अक्साई चीन के पठार में सड़क बना ली। यानी कि जो अक्साई चीन है, यहाँ पे चीनियों ने अपना सड़क बना लिया। और ये जब बात पता लगी, और यहाँ पे जो चौकी थी ना, चौकियों, लद्दाख में कई सारी चौकियां भी बना ली। और ये जब बात पता लगी तिब्बत को, मतलब तिब्बत के नेता को, दलाई लामा को, तो उस टाइम पे उन्होंने उन्होंने भारत से मदद मांगी। और तो देखिए क्या लिखे, 31 मार्च 1957 में दलाई लामा ने चीनियों के दमन से भयभीत होकर भारत में राजनीतिक शरण ली। चीन ने इसका विरोध किया। चीन ने कहा जी, जो हमारा पंचशील मामला हुआ था इसके खिलाफ है।
तो भारत ने भी उस टाइम पे कहा था कि आप जो कर रहे हो वो सही थोड़ी ना कर रहे हो। हमने कहा था कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट आपने तो हमारे मामले में हस्तक्षेप तो किया ही। तो इस तरीके से क्या होता है कि अब कहीं ना कहीं तिब्बत जो मामला था जिसकी वजह से 1962 में युद्ध हुआ। तो 1959 में भारत पर आरोप लगाया कि तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह को संरक्षण दे रहा है, यानी कि चीन ने ये विरोध मतलब वो किया कि तिब्बत में जो विद्रोही हैं उसको सपोर्ट कर रहा है भारत। और आगे चल के कहीं ना कहीं ये कारण हुआ जिसकी वजह से युद्ध देखने को मिला था। ठीक है, आगे समझते हैं दूसरा कारण क्या था। मानचित्र से संबंधित समस्या। मानचित्र से संबंधित समस्या क्या थी उस चीज को हम बताते हैं। बेसिकली जब एक जो शिमला संधि हुई थी स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको बताया 1914 में जो शिमला संधि हुई थी, उसमें ये बात कहा गया था कि आपका मैप इधर तक है, मेरा मैप इधर तक है। बट आगे चल के 1954 में क्या होता है, 1954 में चीन ने एक मैप तैयार किया और उस मैप में भारत के कई सारे हिस्सों को अपने में दिखा रखा था। जब भारत ने इस चीज को पूछा चीन से, तो चीन ने कहा ये तो पुराना मैप है, हम इसमें चेंजेस करेंगे। बट आगे चल के उसने चेंज वेंज कुछ नहीं किया, बल्कि कब्जा ही कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक और कारण था जिसकी वजह से 1962 में युद्ध हुआ था। तो देखिए क्या लिखा है कि भारत एवं चीन के मध्य 1962 में युद्ध का एक कारण दोनों देशों के बीच मानचित्र रेखांतरित भूभाग था। चीन ने 1954 में प्रकाशित अपने मानचित्र में कुछ ऐसे भाग प्रदर्शित किए थे जो वास्तव में किसके थे, भारत के थे। आगे जब इस मुद्दे को लेकर चीन के साथ प्रश्न उठाया गया तो उसने कहा जी हमारा ये पुराना मैप है और नए मानचित्र में अपनी जो गलती है उस चीज को हम क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, आगे चल के एक युद्ध का कारण बन गया। साथ ही साथ बात करते हैं सीमा विवाद। तो भारत चीन के बीच विवाद का एक कारण सीमा विवाद था। भारत सदैव मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया था परंतु चीन ने नहीं किया था। आप कहोगे सर ये मैकमोहन रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा जो कोई रेड कलर की है ना, इसे ही मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये पूरा का पूरा मैकमोहन ही रेखा था, ठीक है। बट चीन ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया और ये जो हिस्सा है इस पे उसने कब्जा कर लिया, ठीक है। आगे सीमा विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इससे आगे चल के युद्ध का एक रूप धारण कर लिया था और कहीं ना कहीं यही कारण थे जिसकी वजह से 1962 में युद्ध देखने को मिला था। बात समझ में आ गई, चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और इजराइल के संबंध बताइए। हालांकि ये मैंने पहले भी समझाया था बट एक बार और समझाता हूँ। भारत और इजराइल के संबंध, तो देखिए भारत और इजराइल के जो संबंध है 1992 में स्थापित हुए थे। रूस के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो हथियार सप्लायर जो देश है वो है इजराइल, ठीक है। हालांकि इजराइल क्षेत्रफल में तो छोटा है बट वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की सैनिक व्यवस्था, वहाँ के जो उपकरण हैं, हथियार हैं वो काफी अच्छे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से जो भारत है कई सारी चीजों को निर्यात भी करता है, आयात भी करता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग हुआ है। सिंचाई के आधुनिक तरीके और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल द्वारा भारत की मदद की गई, यानी कि इजराइल ने भारत को मदद दिया। जल संरक्षण के लिए इजराइल द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छ प्लांटों का निर्माण करवाया गया, यानी कि जगह जगह पे पानी को कैसे रिफिल्टर किया जाए, कैसे उसको अच्छा किया जाए, तो इस चीज पे कई सारे प्लांट स्थापित किए गए। वर्तमान समय में चल रहे कोरोना वायरस जो चल रहा था, ठीक है, उसमें भारत ने इजराइल को काफी सारी दवाइयों का निर्यात किया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इजराइल और भारत एक दूसरे से लेन देन और जो संबंध है वो काफी अच्छे से बना के रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और रूस के संबंध। तो रूस के संबंध, रूस से पहले सोवियत संघ था। आपको पता है कि सोवियत संघ के साथ भारत कितना ज्यादा अच्छा संबंध था और जब जब भी लड़ाई हुई है रूस ने हमेशा सपोर्ट किया भारत का और भारत ने भी हर जगह पे रूस का सपोर्ट ही किया है, ठीक है। और देखिए भारत तथा रूस के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। भारत रूस से हथियार खरीदता है, रूस ने सदैव भारत की सहायता की है। भारत और रूस दोनों ही बहुध्रुवी विश्व का सपना देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बहुध्रुवी विश्व का सपना का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एक या दो ध्रुव ना हो। जैसे आपको पता है शीत युद्ध के टाइम पे सिर्फ दो ही ध्रुव थे, एक अमेरिका दूसरा सोवियत संघ। तो इनका दबदबा है ना, तो मतलब एक तरीके से समझ सकते हो इनकी गुंडागर्दी है ना। लेकिन जब बहुत सारे ध्रुव होंगे तो क्या लड़ाई की संभावना रहेगी क्या, बिल्कुल ही नहीं रहेगी। तो इसी वजह से भारत और रूस ये चाहते हैं कि सब देश स्ट्रांग बने, सब देश बड़े बने, ठीक है।
आगे, दोनों देश चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से। अगर कहीं लड़ाई झगड़े का मामला है तो उसको बढ़िया से बैठ के यार शांतिपूर्वक ढंग से सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है लड़ने की। आगे, 2001 के भारत रूस समझौते में दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए थे। भारत तेल का आयातक देश है, तेल को खरीदता है। संकट की घड़ी में रूस ने भारत को तेल देकर सहायता किया था। साथ ही साथ रूस ने भारत के परमाणविक योजना में तथा आंतरिक उद्योगों में सहायता किया था। वैज्ञानिक योजना में भारत रूस की मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे पर रूस भारत का हमेशा समर्थन करते आ रहा है। और इस तरीके से जो भारत है वो रूस के संबंध, भारत और रूस के संबंध काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध, थोड़ा बुरे संबंध, भारत और भूटान के, भारत और मालदीव के, इस तरीके की चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है दूसरी बुक के चौथे पांचवें चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चीजों को जब आप देखते हो ना, तो एक बार में हो सकता है एक बार में समझ ना आए, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार उस चीज को पढ़िए, समझिए। अरे एक टीचर को भी जब चीज पढ़ाता है तो उसको भी कई बार पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, कोई भी ऐसी चीज जो बारीकी हो जो छूट ना जाए, इसलिए उसको पढ़ना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, क्योंकि इंसानी बुद्धि है ना, कितनी बार याद करके रखेंगे आप, कभी ना कभी तो भूलेंगे। तो इसी वजह से चीजों को बार बार अब हम पढ़ाते हैं तो हमें रिपीट होता रहता है, चीजें याद होती रहती हैं, बाकी कुछ इधर उधर का छूट जाता है तो उसको हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट हो, मुझे पता है चीज याद करोगे भूलोगे, याद करोगे भूलोगे। जो भी अभी मैं कहूंगा कि जो आपका पेपर आया होगा उसमें जितनी भी चीजें आपने लिखी होगी ना, अभी मैं आपसे पूछ दूं तो आपको कुछ नहीं पता होगा। अभी तो छोड़ो, जिस दिन पेपर दे के आए होगे ना, उससे अगले दिन अगर मैं आपसे पूछ लेता तो ही नहीं बता पाते, इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि जिस चीज का पेपर हो जाता है वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो वही चीज है, चीजों को कई बार रिवाइज कीजिए। अभी 2-3 महीने का टाइम है, बढ़िया से स्टडी करना है यार, नंबर आया ऐसा, क्योंकि देखो 12वीं में छा जाना है बिल्कुल। इस तरीके से आगे बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध तो 2 सहयोग के मुद्दे बात करते हैं, 2 असहयोग के मुद्दे बात करते हैं, 2 या 3 या जितने भी हैं, ठीक है। तो समझते हैं, बांग्लादेश ने दिसंबर 1963 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया था। भारत और बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा एकजुट है, यानी कि इसने फरक्का गंगा जल पे एक दूसरे देशों ने सहमति जताई थी। साथ ही साथ बात करते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और जो बांग्लादेश से सदैव सहयोग करते आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो झंडे में, ठीक है। आगे समझते हैं दोनों। अब असहयोग के मुद्दे की बात करते हैं, तो असहयोग का पहला मुद्दा यही है, हो सकता है कि शरणार्थी की जो समस्या है ना, सबसे गंभीर समस्या है। जब भी बांग्लादेश से मतलब किसी की लड़ाई होती है, बांग्लादेश के जो लोग होते हैं वो भाग आते हैं भारत में, क्योंकि पड़ोसी देश भारत है। उधर असम में चले गए, इधर पश्चिम बंगाल में चले आए, ठीक है। आने में कितना टाइम लगता है यार, नीचे से मतलब चकमा शरणार्थी चकमा दे के निकल जाना, वही वाला काम है, ठीक है। तो इस तरीके से चकमा शरणार्थी की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ अनबन चीजें हैं। साथ ही साथ भारत विरोधी गतिविधियां कई बार बांग्लादेश में होती रहती हैं, इस वजह से भारत परेशान रहता है। साथ ही साथ बात करते हैं बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन, यानी कि जो ऐसा कहा जाता है कि जो बांग्लादेश है, जो इंडिया में रह रहे मुस्लिम जो जमात हैं, जो कि मतलब एक तरीके से विद्रोही टाइप में है, जो ऐसे लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करता है। देखिए, हिंदू में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही बुरे लोग भी हैं, ऐसे हर एक धर्म में भी अच्छे लोग हैं, हर एक धर्म में बुरे लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो बांग्लादेश से जो बुरे लोग हैं उनका सपोर्ट करता है, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। आगे समझते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा अनबन है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये हम असहयोग में पढ़ सकते हैं, जो कि हम सहयोग में 2 चीज हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश भारत और मालदीव के अच्छे संबंध की। तो यहाँ पे देखिए, 1988 में श्रीलंका से आए कुछ किराए के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और साथ ही साथ मालदीव ने जब हमला रोकने के लिए भारत से सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने शीघ्र कार्रवाई की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझने वाली बात है कि 1988 में श्रीलंका से आए हुए कुछ किराए के तमिल, यानी कि ऐसे लोग जो पैसा दे के काम, मतलब जिससे पैसा दे के काम करवाया जाता है, वो लोग मालदीव में चले गए। और जब ये बात पता लगती है भारत सरकार को, तो भारत सेना वायुसेना और नौसेना भेज के वहां पे जो आतंकवादी थे उसको मार गिराया। आगे समझते हैं, भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटक और मत्स्य उद्योगों में भी हमेशा सहायता करते आया हुआ है, ठीक है, जो कि झंडे में आप भी देख सकते हो, दोनों देश का झंडा है।
आगे समझते हैं भारत और नेपाल के अच्छे संबंध। तो यहाँ पे देखिए भारत और नेपाल के जो संबंध है काफी मधुर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों देश का झंडा है। भारत और नेपाल के बीच ऐसी संधि हुई है जिससे वो बिना वीजा पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। जैसा कि आप देखते हो बसें भी चलती हैं ना नेपाल जाने के लिए, ठीक है। और भारत नेपाल की हर चीजों में सहायता करता है। विज्ञान और व्यापार के क्षेत्रों में भारत का सहयोग हमेशा से रहा है। तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, और आने जाने मतलब हर चीज में एक दूसरे की हेल्प होती रहती है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत नेपाल से परेशान रहता है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? हालांकि देखा जाए जो तिब्बत है, तिब्बत तो अब भारत चीन के कब्जे में आ गया है। तो उस टाइम पे अब जो नेपाल है वो चीन का पड़ोसी देश बन गया है। तो चीन और जब भी नेपाल में कुछ चीजें होती हैं, मतलब जो ज्यादा करीब जाता है, तो कहीं ना कहीं भारत को डर हमेशा लगा रहता है कि कल की डेट में कुछ भी षड्यंत्र रचा जा सकता है, क्योंकि भारत के पड़ोस में ही है और हमेशा पड़ोसियों से खतरा होता है, ठीक है। तो वही चीज है। तो भारत विरोधी गतिविधियों पर नेपाल की सरकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही साथ नेपाल की चीन के साथ दोस्ती रखना, जिससे भारत नेपाल के संबंध के बीच क्या हो जाता है, दरार आ जाता है। साथ ही साथ नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थक को भारत अपने लिए खतरा मानता है, यानी कि भारत अपने लिए खतरा मानता है माओवादियों के लिए, ठीक है। माओवादी जो है उनकी संख्या नेपाल में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो कि जिसकी वजह से भारत अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि ये सब अचानक से ही हमला करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेपाल को लगता है कि भारत उसके अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करता है, ठीक है। नेपाल भी भारत से गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भारत भी कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करता है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि एक अनबन का कारण बन जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के अच्छे संबंध। अच्छे संबंध क्या है? तो देखिए एफटीए जिसको कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता, जैसे समझौता होना भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका में अनबन तो हुई है, लेकिन मित्रता की संधियां भी हुई है, और श्रीलंका में आर्थिक मदद करना, जैसे सुनामी इत्यादि में जब जब भी श्रीलंका को जरूरत पड़ी है भारत से, उस टाइम पे जो भारत है हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, जैसे कि बाढ़ आ जाना, कोई आपदा आ जाना, तो इस तरह इन चीजों में जो है भारत हमेशा सपोर्ट करता है श्रीलंका के। साथ ही साथ एफटीए जैसे जो व्यापार है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू जो होता है, तो उसमें हमेशा भारत सपोर्ट करता ही करता है। तो ठीक है, ये दोनों देशों का झंडा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बुरे संबंध। तो बुरे संबंध में वही है तमिल वाला मुद्दा, यानी कि श्रीलंका को लगता है कि तमिलों का जो सपोर्ट है वो भारत करता है। तो देखिए सिंगलियों को लगता है कि भारत तमिलों का सपोर्ट करता है। 1887 में भारत द्वारा शांति सेना भेजना, जिससे दोनों देशों के बीच मनमुटाव हो गया था, ठीक है। भारत ने शांति सेना भेजा था, और किसके टाइम पे? राजीव गांधी के टाइम पे शांति सेना भेजी गई थी, और उस टाइम पे भारत ने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करने का काम किया था, जिसकी वजह से तमिलों को थोड़ा बुरा लगा, और आगे चल के फिर राजीव गांधी की हत्या करवा दी जाती है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उस टाइम पे हुई थी। मतलब बात करें तो इंदिरा गांधी के मतलब डेथ के बाद, ठीक है, डेथ के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और आगे चल के ये सारा चीज हो गया था। आगे बात करते हैं। अंदरूनी मामलों में दखल देना भी कहीं ना कहीं बुरे संबंध का कारण है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये दोनों देश के वो हैं प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं भारत और भूटान के अच्छे संबंध। तो भारत और भूटान के काफी अच्छे संबंध है। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्ला को भूटान ने अपने इलाकों में खदेड़ भगाया है, ठीक है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भारत की हमेशा सहायता भी करते हैं। भारत भूटान में पन बिजली की विशाल परियोजना में हाथ बटा रहा है, ठीक है। पानी के द्वारा जो बिजली उत्पन्न की जाती है, तो उन चीजों में हाथ बटा रहा है। साथ ही साथ भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान देता रहता है, कि क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है भूटान, तो पड़ोसी देश होने के नाते जितनी भी सहायता हो सकता है भारत हमेशा सबकी सहायता किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं बुरे संबंधों की। अगर बात करें तो कोई ऐसा कोई खासा कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से भारत और जो भूटान है आपस में बुरे संबंध को लेकर परेशान है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज नहीं है। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, भारत और अमेरिका के संबंध और उसकी विशेषताओं के बारे में बात, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे मोदी जी के साथ। तो भारत की सोवियत संघ से नजदीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरुआत में खराब थे। जैसा कि शीत युद्ध के दौरान आप देख सकते हो जो रूस था यानी कि सोवियत संघ था उससे भारत करीब था, लेकिन
अमेरिका से थोड़ा दूरी था, क्योंकि आपको पता है 1971 में जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो अमेरिका है, अमेरिका ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, और जिसकी वजह से भारत अमेरिका से नाराज था। ठीक है, और हमेशा से ही अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, इस वजह से भारत हमेशा थोड़ा सा अनबन होती है अमेरिका और भारत के रिलेशन में। लेकिन हमेशा से ही जो रूस है वो भारत का सपोर्ट करता रहता है। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया है। वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं। आगे बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बात करते हैं वर्तमान में भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी हुई है, जिसमें कोविड-19 से मुकाबला, जलवायु संकट, सतत विकास, शिक्षा, सुरक्षा सहित इन सारी चीजों पर भारत और अमेरिका ने विचार विमर्श किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अमेरिका कंपनी बोइंग के 35% जो कर्मचारी हैं वो भारतीय हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी में कहीं ना कहीं भारतीय इन्वॉल्व रहते हैं, और भारतीयों को अच्छी नॉलेज होती है, इस वजह से जो अमेरिकी कंपनी होती है वो हायर कर लेती है भारतीयों को, और इस तरीके से वो अपना काम करवाती हैं और रेवेन्यू देती है भारत को, मतलब भारत के जो भी लोग वहां पे जाके काम करते हैं उनको। तो इस तरीके से दोनों चीज चलता है। आगे 3 लाख से ज्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत हैं, और अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का अत्यधिक योगदान रहा है। यानी कि भारत का हमेशा से योगदान रहा है अमेरिकी कंपनियों में। देखिए भारत में क्या है, सस्ते श्रम मिल जाते हैं, और सस्ते श्रम होने के कारण जो देश है वो चाहते हैं कि भारत के सस्ते श्रम का अच्छा सा उपयोग कर सके। और जो लोग होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि मेरे चाचा गए हैं विदेश गए हैं, दुबई गए हैं, ईरान गए हैं, ठीक है, कंबोडिया गए हैं, कुवैत गए हैं, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो भारत में इजिली मतलब वो मिल जाता है। भारत में एक तरीके से कह लो कि जो लेबर है, श्रम बहुत ही सस्ता मिल जाता है। इसी वजह से जो लोग हैं इस अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है और वो वहाँ से करेंसी भेजते रहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ को कर लिया है, और इस तरीके से चैप्टर जो है हमारा ओवर हो गया है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ इसके अलावा जो और क्वेश्चन जो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर लेंगे, बाकी मेरे तरफ से ऑल ओवर जो चीज़ें हैं आपके सामने ही है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर चीज़ों को एक बार आपने पढ़ लिया है तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो को ऐप पे देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल पाए। और बाकी नोट्स को प्रिंट आउट करके उस पर चीज़ें जो है उसको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।